नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे संविधान की उद्देशिका के बारे में, जिसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। आपने देखा कि पहले दो चैप्टर्स जो हमने खत्म करे, उनमें पहला चैप्टर था हमारा संविधान सभा का निर्माण और दूसरा चैप्टर था संविधान को बनाने के लिए हमने कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल किया, उन पर हमने चर्चा की। ये सारा डिस्कशन जो हम आपके लिए करते हैं वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आज हम जो उद्देशिका पढ़ेंगे या प्रियम्बल पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा। यानी यहां से कौन कौन से जो सवाल हैं हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए जरा शुरू कर लेते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वाला ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो आपको उद्देशिका पढ़ाऊंगा वो कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि सारे क्वेश्चंस आपको उद्देशिका में ही दिखने लग जाएं और उनके आंसर्स भी उद्देशिका में ही दिखें। इस प्रस्तावना को हम एक बार रीड कर लेंगे ताकि जब हम इंटरव्यू फेस करेंगे तो हमसे प्रस्तावना पूछी जा सकती है। तो अभी याद तो नहीं करना, लेकिन एक बार आंखों से भर के जरूर देख लो कि जब इंटरव्यू में जाएंगे तो उस टाइम याद भी करके जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को, जो हिंदी कैलेंडर में मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006, जो विक्रम संवत था, विक्रम संवत के अनुसार वो शुक्ला सप्तमी थी और 2006 विक्रमी था, वो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी जो प्रस्तावना है, यहां से सबसे पहले आता है एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, हम भारत के लोग। अब हम उस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहां यहां लिखा है हम भारत के लोग। ये जो हम भारत के लोग शब्द है वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। किस कॉन्स्टिट्यूशन से? अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रस्तावना को लिया है, जैसा कि हम जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमने प्रस्तावना कहां से ग्रहण की है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमेरिकी संविधान से। कहां से ग्रहण की हमने प्रस्तावना? अमेरिकी संविधान से। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, हम भारत के लोग, जैसे यहां लिखा है वहां लिखा था वी द पीपल ऑफ यूएसए। और इसे कौन लेके आया यूएसए से? यूएसए से लेके आए जवाहरलाल नेहरू। और कब की बात है ये बात है 13 दिसंबर 1946 की। जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा में, तभी उद्देशिका भी लाई गई थी। उद्देशिका ही हमारी प्रियम्बल या हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम भारत को कैसा हम भारत को कैसा राज्य बनाना चाहते हैं या कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये होता है कि भारत अपने किसी भी मामले में कैसा रहेगा? स्वतंत्र रहेगा और उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, चाहे उसके आंतरिक मामले हों चाहे बाहरी मामले हों। हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता तो लिए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल के जो निर्णय हैं वो हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमारी चाहे विदेशी नीति हो चाहे आंतरिक नीति हो, वो एकदम स्वतंत्र है, इसलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लगाते हैं। फिर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं हम। कैसे हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो समाजवादी जो शब्द है ये लिया गया था दरअसल दोस्तों जब हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसे ध्यान लिखेंगे
कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने? 3 शब्द। पहला शब्द क्या था? आप इसे एक फॉर्मूले से याद रखेंगे, SAD, सैड। ठीक है, तो संविधान हमें सैड होने के लिए नहीं कहता, संविधान ये कहता है सैड मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो एस का मतलब है समाजवादी। क्या मतलब है? समाजवादी। तो यहां लिख लेंगे समाजवादी। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ए का मतलब क्या है? अखंडता। क्या? अखंडता। अखंडता। और फिर डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। क्या मतलब है? धर्म निरपेक्षता। निरपेक्षता। तो इस तरीके से ये 3 शब्द हमने किससे जोड़े? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े, अपनी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये अखंडता शब्द यहां देख सकते हैं आप प्रस्तावना में, और समाजवाद ये शब्द यहाँ है, और धर्मनिरपेक्षी, पंथनिरपेक्षी। एक डिटेल में मैं आपको ये क्लासेस जब मैं मेंस के लिए पढ़ाऊंगा तो सारे जो शब्द हैं उनके अर्थ आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। लोकतंत्र मतलब, लोकतंत्र जो हमारा लोकतंत्र है 2 प्रकार का होता है, एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा राष्ट्रपति के अधीन। हालांकि मैं लोकतंत्र को आपको बताना चाहूं तो इस तरीके से बता सकता हूं। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। जो हमारा लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट है। कौन सा है? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट लोकतंत्र। दरअसल डायरेक्ट जो लोकतंत्र होता है इसका मतलब क्या है? ये 4 तरीके से बनाया जाता है। इसे आप एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? रिपब्लिक PRI। इसे कैसे समझेंगे? रिपब्लिक PRI मतलब कि गणतंत्रीय पंचायती राज सिस्टम। ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब इसे एक कोट में याद रखना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे करते हैं, गणतंत्रीय पंचायती राज सिस्टम की तरह कैसे कैसे कि R4 होता है रिकॉल, रिकॉल यानी दोबारा से बुलाना, इसे प्रत्यावर्तन भी बोलते हैं। P4 होता है प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड। R4 क्या होता है? रेफरेंडम। क्या होता है? रेफरेंडम। और I4 मतलब होता है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है पहल करना। रेफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। और प्लेबिसाइड को भी क्या कहते हैं? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। दरअसल जब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो ये रेफरेंडम आपको परिप्रक्षा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? परिप्रक्षा। इसको परिप्रक्षा लिखा होगा। तो परिप्रक्षा को ही रेफरेंडम भी कहते हैं, प्लेबिसाइड को जनमत संग्रह कहते हैं। आप गूगल करोगे तो दोनों, चाहे रेफरेंडम हो चाहे प्लेबिसाइड हो, दोनों में आपको जनमत संग्रह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी करने के 4 तरीके होते हैं। आपसे यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मानो बताइए इनमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो आप यहां से बता सकते हैं RPRI। RPRI मतलब R for referendum, P for plebiscite, R for recall, I for initiative। RPRI से आप समझा सकते हैं। फिर ये आप खत्म करने के बाद फिर आएंगे आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे, जो भारत में चलती है। कौन सी डेमोक्रेसी चलती है भारत में? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला राष्ट्रपति के अधीन, दूसरा संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। दरअसल संसदीय लोकतंत्र के जो उदाहरण है वो हमें भारत में देखने को मिलते हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुन के
लोकसभा में भेजते हैं और लोकसभा में ये सारे प्रतिनिधि एक व्यक्ति को या अपने नेता को चुनते हैं और इस तरीके से हमारे ऊपर एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र के गुण आपसे पूछ सकता है। क्या? संसदीय लोकतंत्र के गुण क्या होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन का तो मतलब ये है कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, वो सबको संभालता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, तो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से चुना जाता है। हमारे लोकसभा से प्रधानमंत्री को चुनकर हम अपने संसदीय लोकतंत्र को चलाते हैं। लोकसभा में अधिकतम बहुमत वाली जो सरकार है उसे निर्वाचित किया जाता है, उसे चुना जाता है 5 साल के लिए और वो अगले 5 साल देश चलाती है। तो इसमें हमारे संसदीय लोकतंत्र के गुण पूछ लिए जाते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र का पहला गुण है सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसे जुडिशरी भी बोलते हैं। न्यायपालिका लिखते चलिए इसे। दूसरा, कानून का शासन, कानून का शासन, कानून का शासन। तीसरा, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। चौथा, सामयिक सामयिक चुनाव। सामयिक चुनाव का मतलब क्या होता है कि निश्चित समय के लिए हमारी जो सरकार है वो चुनी जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख गुण है हमारे संसदीय लोकतंत्र के। तो संसदीय लोकतंत्र के कौन कौन से गुण आप समझेंगे? पहला आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायपालिका होती है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसी को एग्जाम में न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी लिख सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिखे या सर्वोच्च न्यायपालिका लिखे, दोनों एक ही बात है। दूसरा, कानून का शासन। तीसरा, वयस्क मताधिकार। और चौथा, सामयिक चुनाव। हर 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव हो जाते हैं। तो इस तरीके से सामयिक चुनाव ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के गुण हैं। तो हमारा लोकतंत्र कैसा है? जैसा मैंने आपको बताया, हम लोकतंत्रात्मक हैं। और कैसे हैं? संसदीय लोकतंत्र के अधीन हैं हम। और हम गणराज्य भी हैं। गणराज्य का मतलब है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति हमारे यहाँ चुनाव के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति चुनाव। और जनता इसे कैसे चुनती है? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन से रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब क्या है कि जनता कुछ कैंडिडेट को चुन के लोकसभा में और राज्यसभा में भेजती है। लोकसभा और राज्यसभा में कैसे भेजे जाते कैंडिडेट? जैसे मान लीजिए लोकसभा, आपने देखा होगा कि आपके हर क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र होते हैं, तो वहां आप एक कैंडिडेट को चुनते हैं, वो जाके सदन में बैठता है लोकसभा में। दरअसल हमारी जो संसद है, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। हमारी जो संसद है वो मुख्यतः 3 भागों से बनी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की हम बात करें तो लोकसभा में वो व्यक्ति चुन के जाते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट चुनते हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे, अभी प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा के चुनाव होते हैं। राज्यसभा में व्यक्ति जो आते हैं वो राज्य की विधानसभाओं से आते हैं चुन के, राज्य की विधानसभाओं से। जैसे हर एक राज्य में कोई सरकार चुनी जाती है तो विधानसभा से कुछ व्यक्तियों को राज्यसभा में भेजा जाता है। तो इस तरीके से राज्यसभा का निर्माण होता है। तो यहाँ बात हो रही है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो कैंडिडेट है वो मिलकर चुनते हैं। तो हम राष्ट्रपति को कैसे चुन रहे हैं? इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट थे ये राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो हमने कैसे चुना? इनडायरेक्ट चुना, क्योंकि हमने खुद तो वोट नहीं किया राष्ट्रपति को, हमारे कैंडिडेट ने वोट किया। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। आगे कह रहे हैं, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो, ये जो शब्द हैं कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों हमने कहां से लिए हैं? रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति से लिए, जो 1917 में हुई थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से लिए गए हैं हमारी प्रस्तावना में। यहां आप देख पा रहे हो
कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये हमारे पास स्वतंत्रता है विचार करने की, अभिव्यक्त करने की, विश्वास करने की, धर्म करने की और उपासना करने की। हमारे पास समता भी है। समता कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने। दरअसल ये जो समता शब्द है, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो तीन शब्द हैं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो तीन जो शब्द हैं, पहला है समता, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा बंधुत्व। इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, एसएसबी, यानी जब आप एनडीए वगैरह की परीक्षा देते हैं तो उसके बाद आपका एसएसबी का एग्जाम होता है, तो यहाँ आप भी ध्यान रख सकते हैं। एसएसबी का मतलब ये है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये तीनों जो शब्द हैं वो हमने कहाँ से लिए? फ्रांस की क्रांति से लिए। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति। और कब हुई थी ये? 1789 से 99 तक चली थी। 1789 से 99 ईस्वी तक फ्रांस की क्रांति चली थी। तो हमने कौन कौन शब्द लिए? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बंधुत्व हमें कहाँ मिलेगा? बंधुत्व हमें यहाँ मिलेगा। अब यहाँ आपको क्या क्या दिख गया? अखंडता शब्द हमने बाहर से लिया, ये तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लिया। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तीन शब्द। उसके अलावा हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया? ये रूस से लिया। फिर हमने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है फ्रांस से। तो हम, जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको प्रस्तावना इस तरीके से पढ़ाऊं कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स के एग्जाम का ना छूटे। आगे लिखा है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यार हर व्यक्ति की गरिमा होती है, और इसको एकता और अखंडता, जो हमारी एकता और अखंडता को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? एकता और अखंडता को नुकसान कौन कौन सी चीज पहुंचाती है? संप्रदायवाद और जातिवाद और भाषावाद और क्षेत्रीयवाद। संप्रदायवाद मतलब आप जब किसी एक धर्म को बढ़ावा देने लगते हैं। जातिवाद मतलब जब आप किसी एक जाति को बढ़ावा देने लगते हैं। क्षेत्रवाद मतलब जब आप किसी एक क्षेत्र को बढ़ावा देने लगते हैं। तो हमें इन सब से दूर रहना है, इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो विक्रम जो कैलेंडर है वो दरअसल 57 बीसी में चला था। 57 बीसी में विक्रम संवत। ये हमारा ऑफिशियल कैलेंडर नहीं है। हमारा ऑफिशियल कैलेंडर क्या है? शक संवत है। ऑफिशियल राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसकी स्थापना कनिष्क ने की थी, कनिष्क ने। और ये कब चलता है? 78 एडी में चलता है, यानी ये 78 एडी में चलाया गया। और 57 बीसी में हमारा विक्रम संवत चलाया गया। तो कनिष्क ने चलाया, जब शकों को उसने हराया था तो शक संवत चलाया था। और जब हूणों को हराया था विक्रम नाम के राजा ने, तो उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। ये इतिहास की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 57 बीसी है हमारा शक संवत, यानी आज से हम देखें तो विक्रमी को कौन सी डेट होगी आज? तो आज से हमें 57 साल आगे जाना होगा। मतलब आज जैसे 2023 चल रहा है तो इसमें 57 ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका? 57 + 23 80 बन जाएगा, यानी 2080 में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विक्रमी के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से। और यदि शक संवत के हिसाब से देखूं तो आप यहां से आज से हमें 78 साल और कम कर दो, क्योंकि 78 साल आगे से ये चला था। तो आज 2023 में से आप 78 लेस करेंगे तो ये हमें शक संवत मिल जाएगा। तो यहाँ और भी क्या ध्यान रखना है कि शक संवत हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। ये सब मैंने आपको बताया संविधान की प्रस्तावना। इसको और एलोबरेट करके यहाँ लिखा गया है 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, ये एक विवाद का मुद्दा। पहले था, आज नहीं है। क्या था? एक केस आया था जब संविधान सभा गठित हुई थी, तो उसमें तो उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा, और ये बात मानी गई। लेकिन
एक मामला आता है 1960 में, वेरुवाड़ी यूनियन का जो मामला था। उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि ना तो इसे किसी आर्टिकल से लिखा गया है, ना ही संविधान के अंदर इसको लिखा गया है, तो ये संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवाड़ी मामले में ऐसा बोला। तो ये कहा जाने लगा कि ठीक है भाई, संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व नहीं दिया गया। लेकिन फिर 1973 में एक केस आता है, और वो केस कौन सा था? वो केस था केशवानंद भारती का। तो केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया और ये कहा गया कि जब संविधान का निर्माण किया था तो जो बातें हमें संविधान में लिखनी हैं उन सब का संक्षेप करने की कोशिश प्रस्तावना में की गई थी। तो ये संविधान सभा के व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज है, तो संविधान का हिस्सा क्यों नहीं होगा? तो इसलिए ये संविधान का हिस्सा है। अब चलो है हिस्सा, तो क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? भाई संशोधन क्यों नहीं कर सकते जब संविधान का हिस्सा? क्योंकि संसद तो संशोधन पूरे संविधान में भी कर सकती है, बशर्ते क्या ध्यान में रखना है कि संविधान का मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं बदलना चाहिए। लेकिन फिर पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो न्यायपालिका ने कहा ये बात ठंड रखो, हम धीरे धीरे अपने निर्णय में बताते रहेंगे कि कौन कौन से हिस्से संविधान के आधारभूत ढांचे में आते हैं। तो पहला, जैसे पहली बार उन्होंने निर्णय दिया तो वो कहा कि संसदीय सरकार एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कई समय समय पर निर्णयों में उन्होंने ये बात बताई भी। तो उन्होंने कहा इस मामले में कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की है, लेकिन कि प्रस्तावना के मूल ढांचे को वो नहीं बदल सकते हैं, यानी संविधान की और प्रस्तावना की जो आत्मा है उसे आप नहीं बदल सकते। साथ ही साथ कि ये जो संशोधन है वो प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता है। इसीलिए संविधान में संशोधन करने के साथ साथ संसद को प्रस्तावना में भी आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करने की अनुमति तो है, लेकिन उसके आत्मा को या बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी संविधान में संशोधन करना है तो उसका बेसिक ढांचा नहीं खराब होना चाहिए, और प्रस्तावना में संशोधन करना है तो इसकी बेसिक जो आत्मा है, यानी इसका जो उद्देश्य है, वो नहीं हटाया जाना चाहिए। इस तरीके से संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी भावनाओं के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। और अब तक हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है, और कब? 1976 में, मैंने बताया था, SAD के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी पर प्रस्तावना को इतना ज्यादा महत्व दिया गया तो हमारे एक जो संविधानकार हैं, हमारे जो संविधान सभा में उस समय सदस्य थे, जिनका नाम था KM मुंशी। क्या नाम था? KM, उनका नाम था KM मुंशी। तो हमें हमारे संविधान सभा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था KM मुंशी। उन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? राजनीतिक कुंडली। राजनीतिक कुंडली किसने बोली? KM मुंशी ने बोली। ठीक है, साथ ही याद रखेंगे कि प्रस्तावना को NA, किसने? NA पालकी वाला, पालकी वाला, पालकी वाला, ये वो वाला नहीं है जो शादी की पालकी लेके जाने वाला है, वो नहीं। संविधान विशेषज्ञ हैं, ये कहते हैं कि जो हमारी ये जो प्रस्तावना है वो क्या है? वो संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है। क्या है ये? संविधान का परिचय पत्र। तो संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा? NA पालकी वाला ने। राजनीतिक कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने। ठीक है, आगे केशवानंद भारती का जो मामला था उसमें दो बातें और भी आई थी निकल के। पहली बात तो ये थी कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, जैसा मैंने बताया कि क्या अंग है या नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है अंग है। फिर प्रस्तावना ना तो शक्ति का स्रोत है और ना ही सीमित या निषिद्ध करने का स्रोत। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग तो है, लेकिन संविधान सभा प्रस्तावना को शक्ति का स्रोत भी नहीं समझ सकती कि भाई ये बात तो प्रस्तावना में लिखी है इसलिए हम आगे ये चीज यहाँ संविधान में लिखने जा रहे हैं। नहीं,
ना ही प्रस्तावना के आधार पर किसी कानून को ऐड करने से मना कर सकते हैं। ना तो ये किसी शक्ति को निषिद्ध करती है यानी रोकती है, और ना किसी शक्ति को प्रोत्साहन देती है। प्रस्तावना सिर्फ ये है कि जहां कानून बनाने में कोई अस्पष्टता हो, जहां कानून बनाने में कोई अस्पष्टता हो, यानी जो अर्थ है कानून बनाने का वो स्पष्ट ना हो रहा हो, तो ऐसे प्रावधान में आप प्रस्तावना से रेफरेंस ले सकते हैं कि प्रस्तावना की ये जो शब्द हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। कौन से, मतलब जो भी आप कानून बनाओगे वो कानून यदि स्पष्ट नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि ये संविधान में कहीं मेंशन है या नहीं है, तो वो प्रस्तावना से आप रेफरेंस ले सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारी संविधान की प्रस्तावना रही। प्रस्तावना के बारे में दो बातें और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात कि प्रस्तावना गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित, इसका मतलब क्या है? गैर न्यायोचित का मतलब होता है कि आप प्रस्तावना के किसी भी मामले को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि ऐसा तो प्रस्तावना में लिखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोई और आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रस्तावना के मामले में ऐसा नहीं है। प्रस्तावना के मामले में आप कहीं भी किसी भी न्यायालय में नहीं खड़े हो सकते प्रस्तावना को लेकर कि ऐसा तो प्रस्तावना में लिखा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। दूसरा कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, विधायिका की विधायिका की शक्ति का स्रोत है। क्या है? स्रोत है। और न ही और न ही कोई कोई प्रतिबंध कोई प्रतिबंध प्रतिबंध लगाती है। यानी विधायिका की न विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्ति पर कोई ये प्रतिबंध लगाती है। दो बातें ये भी ध्यान रखेंगे कि विधायिका कोई कानून बनाएगी तो इस आधार पर कानून नहीं बनाएगी, ऐसा तो प्रस्तावना में लिखा है। ठीक है। और ना ही कोई कानून इस आधार पे नेगलेक्ट किया जाएगा कि भाई ऐसा तो प्रस्तावना में लिखा ही नहीं है। तो ये बातें हमें प्रस्तावना के बारे में ध्यान रखनी है। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उस पर नियंत्रण लगाती है। दूसरा, प्रस्तावना को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था आपसे। तीसरा कि संविधान में जहां इस अर्थ स्पष्ट है वहां आप प्रस्तावना का रेफरेंस नहीं लेंगे। जहां किसी कानून को बनाने के लिए अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं वहां प्रस्तावना से रेफरेंस ले सकते हैं। अगली बात कि केशवानंद भारती में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को यानी मूल जो उसका जो उद्देश्य है उसे संशोधित नहीं किया जा सकता। और मेन जो संशोधित नहीं करने वाली जैसे पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, ये सब हमारी मूल आत्मा है तो उन्हें हम नहीं बदल सकते। संविधान में भी संशोधन करना है तो 368 के तहत कर सकते हो, लेकिन आधारभूत ढांचे को खत्म नहीं कर सकते। आधारभूत ढांचा क्या है ये हम तुमको बताएंगे। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर इस तरीके से बैरूवाड़ी मामले में ये कहा कि भाई संविधान का तो हिस्सा है ही नहीं, लेकिन इस बात को केशवानंद भारती में बदल दिया गया। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसमें एसएडी यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। यानी आप ध्यान रखेंगे पंथ निरपेक्षता ही धर्मनिरपेक्षता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि विक्रम संवत और शक संवत के बारे में हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया कि हर शब्द का क्या मतलब होता है, मतलब इंपॉर्टेंट शब्द का क्या मतलब है। फिर मैंने आपको बताया कि हम एसएसबी के नाम से आप याद रखेंगे समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो हमने फ्रांस की क्रांति से लिए। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो हमने कहाँ से लिए? रूस की क्रांति से लिए। फिर इसके बाद हम भारत के लोग, ये पूरी टैगलाइन हमने अमेरिका से उठाई थी। हम भारत के लोग का मतलब ये है कि हम हमारे जो संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। ऐसे डी से याद रखेंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के शब्दों को हमने यहाँ जोड़ा था। तो इस तरीके से संविधान की प्रस्तावना को मैंने कंप्लीट किया। कैसी लगी आपको ये क्लास आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल वीआईपी सिविल प्रेप या पीसीएस वाला ऑफिशियल को आप फॉलो करिए।
से ज्वाइन कीजिए, वहाँ इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रयासरत और मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, और कोशिश है कि आप सभी का एग्ज़ाम इस बार ज़रूर पास होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।